सन 326 ईसा पूर्व में ईरान जैसी सुपर पावर को हराता हुआ सिकंदर यानी अलेक्जेंडर द ग्रेट हिंदू कुश की पहाड़ियों को पार करता हुआ हिंदुस्तान की धरती पर कदम रखता है। ईरान के बाद उसका अगला निशाना हिंदुस्तान है। वो अपनी फौजों के साथ सिंधु नदी पार करके चेनाब और झेलम नदियों के बीच कुछ कम बढ़ती 300 शहरों पर राजा पोरस और तक्षशिला के राजा अंबी की सल्तनतों पर हमला करता है। मैंने अलेक्जेंडर वर्सेस पोरस पर एक वीडियो भी बनाई है, चाहे तो आप उसको भी देख सकते हैं। तक्षशिला का राजा अंबी सिकंदर के इतने बड़े लश्कर को देखकर डर जाता है और सिकंदर के साथ संधि कर लेता है, लेकिन झेलम का राजा पोरस इस नई यूनानी ताकत से लड़ने का फैसला करता है और इसी साल 326 ईसा पूर्व में सिकंदर और अलेक्जेंडर की फौजें आमने सामने आती हैं। दोनों में बहुत भयानक जंग होती है। जंग में कोई भी नतीजा नहीं निकलता और बाद में राजा पोरस और अलेक्जेंडर दोनों संधि कर लेते हैं। बैटल ऑफ हाइडेस्पेस के बाद अलेक्जेंडर भारत के और भी ज्यादा इलाकों को जीतना चाहता था, मगर सिकंदर की फौज इस जंग के बाद बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती है। अलेक्जेंडर के कमांडर इसे वापस बेबीलोन जाने को कहते हैं। इसके अलावा सिकंदर के अंदर न आने की एक और वजह नंदा एम्पायर भी था। यूनान की फौज बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी थी और वो मगध की फौज यानी नंदा एम्पायर से टक्कर नहीं ले सकती थी। इसीलिए सिकंदर पूरे हिंदुस्तान को जीतने की ख्वाहिश को दबाए वापस मैसेडोनिया चला जाता है। सिकंदर तो वापस चला जाता है, मगर इसके 2 साल बाद हिंदुस्तान की तारीख में एक ऐसा महान राजा उभरता है जिसे तारीख में चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से जाना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य सबसे पहले नंदा एम्पायर के आसपास के इलाकों को जीतना शुरू कर देता है और भारत के काफी बड़े हिस्से पर कायम हो जाता है। इसी दौरान सिकंदर का एक बहुत ही काबिल कमांडर सेल्यूकस सामने आता है और चंद्रगुप्त मौर्य इससे हाथ मिला लेता है। सेल्यूकस की दोस्ती से चंद्रगुप्त मौर्य और भी ज्यादा ताकतवर हो जाता है। 324 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य नंदा एम्पायर का तख्ता पलट कर देता है और यूं मौर्यन एम्पायर की शुरुआत हो जाती है। मौर्यन एम्पायर को खड़ा करने के 3 साल बाद 321 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो जाती है और राजगद्दी पर इसका बेटा बिंदुसार बैठ जाता है। बिंदुसार एक अच्छा राजा होता है, लेकिन अपने बाप की तरह काबिल और दिमागदार नहीं होता। उस वक्त हिंदुस्तान को एक ऐसे राजा की जरूरत थी जो बिखरे हुए हिंदुस्तान को एकजुट कर सके। जो बिंदुसार के बाद हिंदुस्तान को एक ऐसा राजा मिल जाता है जो आने वाले वक्त में हिंदुस्तान की तकदीर बदलने वाला था। एक ऐसा राजा जिसने बिखरे हुए हिंदुस्तान को एक झंडे तले कर दिया, जिसने पूरे हिंदुस्तान पर मौर्यन राज का डंका बजाया। हम बात कर रहे हैं अशोका द ग्रेट, थर्ड रूलर ऑफ मौर्यन एम्पायर। अशोक में बचपन से वो गुण मौजूद थे जो एक काबिल राजा में होते हैं। 18 साल की उम्र में इसे हिंदुस्तान के मशहूर शहर तक्षशिला में भेजा गया, जहाँ पर मौर्यन एम्पायर के खिलाफ कुछ लोग बगावत कर रहे थे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, तक्षशिला उस वक्त दुनिया की एक ऐसी जगह थी जिसे ज्ञान का भंडार माना जाता था। यहाँ अलग अलग मजहबों के बीच बहसें होती थी। अशोक ने तक्षशिला में रुककर दुनिया के बारे में और भी ज्यादा मालूमात हासिल की। दुनिया के और भी ज्यादा धर्मों के मेल मिलाप से वो बुद्धवाद और टॉलरेंस हो चुका था। कुछ दिनों बाद वो देवी नाम की श्रीलंका की लड़की से मिली। हिस्ट्री के मुताबिक अशोक इस लड़की के इश्क में गिरफ्तार हो गए और बाद में इन्होंने शादी भी कर ली। 274 ईसा पूर्व में अशोक के पिता बिंदुसार की मृत्यु हो गई। हिंदुस्तान में अमन बिंदुसार की मृत्यु के बाद खत्म हो चुका था। अशोक और उनके भाइयों में राजगद्दी के लिए जंग छिड़ गई। अशोक ने राज दरबारों की मदद हासिल की और 4 साल बाद 270 ईसा पूर्व में अशोक मौर्यन एम्पायर का थर्ड रूलर बना। तख्त पर बैठते ही अशोक ने हिंदुस्तान के हर इलाके को फतेह करने और अपनी हुकूमत की सीमाओं को और ज्यादा बढ़ाया। हिंदुस्तान के कुछ इलाकों को छोड़कर अशोक ने पूरे भारत पर मौर्य सल्तनत का परचम लहरा देता है और इस तरह वो बनता है चक्रवर्ती सम्राट अशोक। उस वक्त दोस्तों मौर्यन हुकूमत की कमाई का जरिया टैक्सेस थे। हुकूमत के बहुत ज्यादा फैलने की वजह से अब टैक्सेस में भी बढ़ोतरी हो गई और मौर्यन एम्पायर दिन ब दिन ताकतवर हो रही थी। अब अशोक की सल्तनत पूरे भारत में फैल चुकी थी। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन एक हादसे ने अशोक और उसकी पूरी सल्तनत को बदल कर रख दिया। एक ऐसा वाकया जिसने अशोक का नाम हिस्ट्री में अमर कर दिया। ये एक जंग थी जिसने अशोक को उसका मजहब भी तब्दील करवा दिया। वो एक हिंदू से बुद्ध मत का पैरोकार बनने जा रहा था। दोस्तों बात कुछ यूँ है कि अशोक आसपास के इलाकों को फतह करता हुआ अब इस बात का भी ख्वाहिशमंद था कि वो कलिंगा की सल्तनत पर भी अपना कंट्रोल हासिल करे। साल 262 ईसा पूर्व में अशोक ने अपनी फौजों के साथ कलिंगा की सल्तनत पर चढ़ाई शुरू कर दी। अशोक और उसकी सेना इस उम्मीद में थी कि वो बड़ी आसानी से कलिंगा पर कब्जा कर लेंगे, लेकिन हुआ इनकी उम्मीद के बिल्कुल उल्टा। कलिंगा के लोगों ने अशोक का बहुत बहादुरी से मुकाबला किया। 261 ईसा पूर्व में कलिंगा की इस खुरेज जंग का आगाज हुआ। इस जंग की तारीख खून से लिखने की हकदार है। अशोक की 6 लाख फौज के सामने 1,60,000 फौज ने हार कर घुटने टेक दिए। इस जंग में अशोक ने कामयाबी हासिल की, लेकिन इस कामयाबी के लिए जो कीमत उसने अदा की वो बहुत ही बड़ी थी।
इस जंग में 70,000 के करीब अशोक की आर्मी के लोग मारे गए, जबकि कलिंगा की आर्मी में मरने वाली फौजियों की तादाद 1 लाख से ज्यादा बताई जाती है। ये फिगर उस वक्त के हिसाब से इतना बड़ा था कि इस जंग से पहले हिंदुस्तान ने कभी भी इतना बड़ा जानी और माली नुकसान नहीं झेला था। अशोक ने इस जंग में जिधर भी नजर घुमाई उसे लाशों के ढेर ही नजर आए। इस कदर कत्लेआम से अशोक को एक बहुत बड़ा झटका लगा। वो जंग के मैदान में यतीम बच्चों की और विधवा औरतों की चीखें सुन रहा था। इन तमाम हालात से वो बहुत ही ज्यादा दुखी हो गए और यहीं उसकी जिंदगी का वो मोड़ भी आ चुका था, जहाँ से वो एक नया इंसान बनने की तरफ बढ़ चुका था। कलिंगा की जंग के बाद अशोक ने कोई भी बड़ी जंग न करने का फैसला ले लिया। वो अहिंसा के रास्ते पर चलने लगा और बुद्धिज्म को अपना लिया। इनकी बीवी महारानी देवी, जिसकी बात हमने पहले की थी, वो खुद पहले से ही बुद्धिज्म की पैरोकार थी। बीवी की सौगात अहिंसा पर चलने के लिए वो दोनों गौतम बुद्ध के तरीके के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारना शुरू कर देते हैं। अशोक के बुद्ध मत अपनाने के बाद वो बहुत ही ज्यादा सहनशील हो चुके थे। उन्होंने कभी भी दूसरे धर्मों के इंसानों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की। बुद्धिस्ट होने के बाद अशोक ने भिक्खु उपागुप्ता को अपना गुरु मान लिया। भिक्खु ने बुद्ध धर्म को समझाने में अशोक की दिल खोलकर मदद की। अशोक उनके साथ बुद्ध धर्म की बहुत सी पवित्र जगहों पर भी गए, जिससे राजा अशोक का अकीदा और भी ज्यादा मजबूत हो गया। हिंदुस्तान में राजा अशोक ने जगह जगह बुद्ध धर्म के स्तूपे और मंदिर भी बनवाए, जो आज भी मौजूद है। इसके अलावा उन्होंने बुद्ध धर्म के भिक्षुओं की एक मिशनरी को बनवाया, जिसने बुद्ध धर्म की प्रीचिंग हिंदुस्तान के अलावा दूसरे मुल्कों में भी कर दी। कुछ ही सालों बाद बुद्ध धर्म चीन, जापान, हांगकांग, ताइवान और बर्मा तक फैल गया। दोस्तों, ये भी एक फैक्ट है, अगर राजा अशोक बुद्ध धर्म को ना अपनाते तो बुद्ध धर्म सिर्फ हिंदुस्तान तक सीमित रहता, लेकिन इस राजा ने इस धर्म में एक नई रूप फूंक दी। वक्त के साथ अशोक पर बुद्ध धर्म का और भी ज्यादा रंग चढ़ने लगा। वो सिद्धार्थ की तालीम से बहुत ज्यादा प्रभावित हो चुके थे। राजा अशोक का कहना था कि असली जीत सच की जीत होती है, और अब राजा अशोक चाहते थे कि लोग अपने माता पिता और टीचर का सम्मान करें, और वो नौकरों, गुलामों, रिश्तेदारों, दोस्तों और नेक लोगों के साथ प्यार मोहब्बत से रहने का हुक्म देते थे। और राजा अशोक परिंदों और जानवरों का ख्याल रखने को कहते थे। उन्होंने हुक्म जारी किया कि तमाम सड़कों के दोनों तरफ पेड़ पौधे लगाए जाएं, और मुसाफिरों के लिए पनाहगाहें और हर वो काम किया जाए जिससे आम लोगों को फायदा पहुंचे। राजा अशोक के दौर में हिंदुस्तान के लोग और हिंदुस्तान बहुत ही ज्यादा खुशहाल थे। अशोक वैसे तो पूरे हिंदुस्तान के राजा थे, लेकिन बहुत ही ज्यादा रहमदिल, काबिल और नेक थे। अशोक ने हिंदुस्तान पर 38 साल शान से हुकूमत की और आखिरकार 232 ईसा पूर्व में 72 साल की उम्र में इस दुनिया से अलविदा कह गए थे। दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो प्लीज।